नमस्ते। मेरा नाम सिद्धांत है। मेरे साथ फ्रेम में है अंशुमान जी। ये है हमारा संडे को आने वाला खास कार्यक्रम जिसका नाम है अर्थात। पहले भी बता चुका हूँ, साथ में अंशुमान जी हमारे चहेते, आप सबके चहेते। कैसे हैं, क्या हाल चाल? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ सिद्धांत। आपका भी स्वागत है अर्थात में के आज के एपिसोड में हम्म। जिसमें हमारे पास कुछ नई जानकारी है जो हम्म। शायद आमतौर पर लोगों के निगाह में अभी नहीं होगी। हम्म। तो नई जानकारी ये है, बॉन्ड मार्केट से जुड़ी हुई है। जिसको बार बार अंशुमान जी और मैं, हम लोग ये पहले भी कहते रहे हैं कि ये जानकारियां ऐसी हैं कि बहुत सारे लोग बता भी नहीं पाते हैं कि यार बॉन्ड मार्केट क्या है। बहुत इतनी जटिल व्यवस्था है, तो उसमें कुछ बड़ा होने वाला है। और सब कुछ के आगे, सब कुछ के पहले हम चलेंगे पिछले अर्थात के रिकैप में। बैड बैंक की जो पूरी जुगत है, उसका गणित कैसे काम करेगा, क्या होगा, कितना है, कितना कारगर है, दुनिया भर के बैड बैंक कैसे हैं, इस पर हमने बातचीत की थी। कुछ सवाल आए हैं अंशुमान जी, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे हैं, तो हम उसको थोड़ा देखा जाएगा। जी। और आगे बढ़े उसके पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिया टुडे हिंदी का अंक क्या है। इस बार का अंक कोविड को लेकर है कि कोविड खत्म हुआ मान लिया जाए या कोविड जारी जारी है। ये जो दुविधा है, इस दुविधा को समग्र रूप में बाकी चीजों से समझने के साथ और खासतौर से जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनसे समझने के साथ के आधार पर इस अंक में हम ये समझ पाएंगे इसकी कवर स्टोरी से कि कोविड का अंधेरा दूर हुआ है या अभी हम उस भंवर में या उस सुरंग में फंसे हुए हैं। ओके। तो जाहिर सी बात है, इसका जवाब सब लोग चाह रहे हैं कि कोविड वोविड वाला चक्कर फिर से आएगा क्या लौट कर। मतलब गया भी तो है ही नहीं। थर्ड वेव की आशंका की बार बार मैं बात कर रहा था। और अर्थात पर चलते हैं। अर्थात का शीर्षक अंशुमान जी ने दिया है अपने कॉलम का, वो है कसौटियों की कसौटी। और बातचीत शुरू कर रहे हैं अंशुमान जी बॉन्ड, भारतीय बॉन्ड मार्केट से। जो जिसको कह रहे हैं कि भारत की सरकार जो है, वो एक जिद्दी, लापरवाह और नकचढ़ा बच्चा अगर माने उसको, तो दुनिया के सबसे कठिन और सबसे स्ट्रिक्ट स्कूल, जिसको हम लोगों के जमाने में कहते थे कि बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में भेज दो तो सही हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से उस वाले बोर्डिंग स्कूल वाले चक्कर में फंसने जा रहा है। और हाँ। वो है ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स। अंशुमान जी बताएं। हाँ, अब ये बिल्कुल सही है जो आपने कहा है कि अगर सरकारें आमतौर पर जिद्दी, लापरवाह और नकचढ़े बच्चे की तरह होती हैं वो बहुत कुछ ऐसा करती हैं जो अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए और सामान्य लोगों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो अगर हमें माने कि भारत की सरकार एक इसी तरीके का उच्छृंखल, उद्धत बच्चा है जो अपने मन से चलता है, तो उसे सरकार ही खुद एक ऐसे स्कूल में भर्ती कराने जा रही है जिसे हम ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स कहते हैं। यह घटनाक्रम भारत के बाजार में भी धीमे धीमे लोगों को पता चलना शुरू हुआ है, पर यह बहुत बड़ा घटनाक्रम है भारत के आर्थिक उदारीकरण के पिछले 25 साल के इतिहास में। जब भारत सरकार के बॉन्ड, निजी कंपनियों के नहीं, भारत सरकार के बॉन्ड और ट्रेजरी बिल ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स का हिस्सा बन जाएंगे। और ये लगभग उतना ही बड़ा और रेडिकल डिसीजन है सिद्धांत, जितना बड़ा और रेडिकल डिसीजन 1993 में हुआ था, जब हमने भारतीय शेयर बाजार में विदेशी कंपनियों को या विदेशी निवेशकों को निवेश करने की इजाजत दी थी। और उसके बाजार बाद हमने आप सबके देखिए लिए कि खोला था। हाँ, खोला। और उसके बाद देखिए कि भारत के शेयर बाजार की सूरत, सीरत, तबीयत सब कुछ बदल गई। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्लोबल बॉन्ड मार्केट सरकारों का कमांडो ट्रेनिंग स्कूल है। अच्छा। हाँ, इस बॉन्ड मार्केट में के लिए बाजार इतना बेमुरव्वत है और इतना कठोर है। स्टॉक मार्केट माफ कर देता है पर बॉन्ड मार्केट माफ नहीं करता, सबसे कठिन है। मुझे वो जेम्स कार्वाइल याद आते हैं। जेम्स कार्वाइल बिल क्लिंटन को राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचाने वाले सलाहकारों में से थे। मतलब उन्हें वो माने कि भारत के प्रशांत किशोर के पेशे के स्टीव जॉब्स। अच्छा। हाँ, वो और बहुत प्रतिष्ठित पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे जिन्होंने कई सारे गवर्नर्स के साथ और राष्ट्रपतियों के साथ काम किया था। अब वो 76 साल के हो चले हैं, अभी सक्रिय रहते हैं, अभी भी वो चुनाव पर टिप्पणी करते रहते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि पहले मुझे लगता था कि अगर मुझे दोबारा जन्म मिला या मैं री इनकारनेट होना चाहूं तो मैं पोप बनूंगा,
क्योंकि बड़ा सम्मान है, या फिर मैं बेसबॉल हिटर बनूंगा, अमेरिका में बेसबॉल हिटर्स की बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ी साख है। पर उन्होंने कहा कि लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि अगर मुझे दोबारा जन्म लेना पड़े तो मैं बॉन्ड मार्केट बनूंगा। अच्छा। क्योंकि बॉन्ड मार्केट में इतनी ताकत है कि वो दुनिया भर के सरकारों को हमेशा डराए रख सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बॉन्ड मार्केट, कार्रवाई बिल्कुल सही फरमाते हैं। और आप केवल आज जब इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अमेरिकी बाजार में बॉन्ड यील्ड जरा सी बढ़ी और शेयर बाजार कैसे लड़खड़ा गए हैं। 2 दिन से शेयर गिर रहे हैं। 2 दिन से शेयर बाजार की जो परिस्थिति, जब आज इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं 29 तारीख को, तब उसके पहले शुरुआती 2 दिनों में केवल बॉन्ड मार्केट जरा सा हिला है, जरा सी यील्ड ऊपर गई है, मतलब जरा सा ब्याज दर महंगा हुआ है और शेयर बाजारों के पैर उखड़ गए हैं। 600-700 पॉइंट इंडेक्स लगातार गिर गया है। इतना ताकतवर ये बाजार होता है। कार्रवाई का ये कहना बिल्कुल सही है कि इस स्कूल में दाखिले के लिए और इस स्कूल में बने रहने के लिए सरकारों को कई बुरी आदतें, कई खराब आदतें छोड़नी पड़ती हैं। जैसे कि बच्चे को जब आप बोर्डिंग स्कूल में दाखिल कराते हैं तो उसकी सुबह जल्दी उठना होता है, भले वो घर में कितने बजे तक सोता रहे। ये लगभग उस तरीके की परिस्थिति है कि जब सरकारें इसमें आती हैं तो बहुत सारी शर्तें पूरी करके आना पड़ता है। और अब इसमें रहने के लिए, बने रहने के लिए सरकारों को बहुत सारे अनुशासनों को लागू करना पड़ता है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। बीते साल के बजट में भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया था जिस पर बहुत चर्चा नहीं हुई। वो कदम ये था जब सरकार ने भारत के सरकारी ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स को विदेशी निवेशकों के लिए फुली एक्सेसिबल रूट में खोल दिया था, जिसको FAR कहते हैं। यानी विदेश की पूंजी या विदेशी निवेशक भारत सरकार के बॉन्ड्स भी सीधे खरीद सकते थे। अभी तक वो शेयर बाजार खरीद रहे में शेयर खरीदते थे। उनको इससे पहले जो निवेश की अनुमति थी वो कुछ शर्तों के तहत थी, एक सीमित शर्त के तहत। लेकिन फुली एक्सेसिबल रूट का मतलब यह था कि अब पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी किसी भी देश का निवेशक भारत सरकार के बॉन्ड्स में भी उसी तरह निवेश कर सकता है। सिद्धांत जिस तरह से वो रिलायंस के या जोमेटो के या सेल के या BHEL के शेयर खरीदता है। ये बाजार बहुत बड़ा है। भारत में सरकार के बॉन्ड का बाजार बहुत बड़ा है। और मैं बस ये जानना चाह रहा था कि बाजार इतना बड़ा है और भारत का जो है, भारतीय सरकार का वो बॉन्ड मार्केट है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कितना जटिल और कितना पेचीदा, कैसा क्या है उसमें, क्या कुछ है? हाँ, ये $1 ट्रिलियन के आसपास का बॉन्ड मार्केट है भारत सरकार के बॉन्ड का। हम इसमें प्राइवेट कंपनियों के बॉन्ड, बैंकों के बॉन्ड, IRFC के बॉन्ड, NTPC के बॉन्ड, उनको शामिल नहीं करें, केवल सरकार। क्योंकि भारत में, जैसे हम बार-बार अर्थात और में चर्चा करते रहे कि भारत में सरकार सबसे बड़ी बारोवर है। सरकार एक मुश्त कितना कर्ज लेती है। देखिए, अभी सरकार ने अपने दूसरे छमाही का कर्ज कार्यक्रम घोषित किया। 12 लाख करोड़ रुपए सरकार इस बार बाजार से उठाएगी। 30 लाख करोड़ का बजट है, 12 लाख करोड़ की बारोइंग सरकार करेगी। सरकार अकेली सबसे बड़ी बारोवर है। उसके बॉन्ड का मार्केट, उसके ट्रेजरी बिल्स का मार्केट करीब $1 ट्रिलियन के आसपास है। इसके ग्राहक कौन है? इसके ग्राहक हैं सबसे ज्यादा सरकारी बैंक, जो 38% निवेश इसमें करते हैं। हमें पता है सामान्य रूप से, अर्थात के दर्शकों को इतनी जानकारी है कि सरकारी बैंकों को अपनी जमा का एक हिस्सा SLR के तौर पर सरकारी प्रतिभूतियों में रखना होता है। तो यह हिस्सा उन्हीं ट्रेजरी बिल्स में जाता है जो सरकार जारी करती है कर्ज के लिए, जो इस साल 12 लाख करोड़ के होंगे। दूसरा बड़े निवेशक है सरकारी बीमा कंपनियां। हमारी LIC, GIC और जो हमसे पैसा जुटाती है, पैसा बाद में घूमकर वो सरकार के बॉन्ड्स में लगा देती है। तो 25% हिस्सा उनका है सरकार के बॉन्ड मार्केट में। रिजर्व बैंक खुद बॉन्ड खरीदने लगा है। हमने भी पिछले 1 साल में 2 साल में रिजर्व बैंक ने सीधे बॉन्ड की खरीद की अपने रिजर्व से। रिजर्व बैंक जो मुनाफा कमाता है विभिन्न सेवाओं पर, उस पैसे का भी एक हिस्सा वो सरकार के बॉन्ड खरीदने में डालता है। और ये चिंताजनक और चुनौती की बात रही है, क्योंकि बॉन्ड, सरकार की कर्ज की जरूरत इतनी बड़ी है कि इंश्योरेंस कंपनियां और बैंक मिलकर उसे पूरा नहीं कर पाते। तो रिजर्व बैंक बाजार से सीधे बॉन्ड खरीदता है और 16% की हिस्सेदारी अभी इस बॉन्ड बाजार में भारत के फेडरल बैंक की है, रिजर्व बैंक के, जिसमें बहुत सारी स्कीमें हैं, जिसको हमने ऑपरेशन ट्विस्ट के तौर पर एक बार डिस्कस किया था। एक GSAP स्कीम है जिसमें रिजर्व बैंक अपने रिजर्व से पैसा डालकर सरकार के बॉन्ड खरीदता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड और बाकी जो छोटे निवेशक हैं, उनका करीब हिस्सा 13% के आसपास है। प्रोविडेंट फंड हमारा जो होता है वो 4% सरकारी बॉन्ड में डालता है पैसा, और कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो, उनका जो फंड है वो 2% के आसपास है। इस पूरे बाजार में सिद्धांत विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी केवल 2% है।
केवल 2% है। यानी पूरा का पूरा ये बाजार भारत के सरकारी क्षेत्र से ही के निवेश से ही चलता है। हमारा पैसा बैंक में गया और बैंक से वो पैसा सरकार के बॉन्ड में चला गया। हमारा पैसा बीमा कंपनी को गया, हमारा जो प्रीमियम और किस्त गई वो घूमकर सरकार के बॉन्ड में चली गई। हमने जो पैसा तमाम सेवाएं लेने पर रिजर्व बैंक ने हमने इन सारे ऑपरेशंस पर जो पैसा कमाया वो पैसा सरकार के बॉन्ड्स में डाल दिया। रास्ता पिछले साल खुला जब सरकार को ये लगा कि बॉन्ड मार्केट को अंदर से मजबूत करने के लिए और फंड्स जुटाने के लिए अब ये मुश्किल है कि हम केवल भारतीय बैंकों और भारतीय बचत पर ही चला सकें, हमें विदेश से पूंजी लानी होगी। और वो विदेश से पूंजी लाने का रास्ता उस स्कूल में दाखिले का रास्ता है जिस स्कूल में दाखिले के लिए सरकार को एक बड़ी मंजूरी चाहिए होगी और उस मंजूरी की प्रक्रिया अब शुरू हो रही है। क्या कैसी मंजूरी है, क्या मंजूरी होती है, किसकी मंजूरी चाहिए होती है? जैसे शेयर बाजार के सूचकांक होते हैं वैसे बॉन्ड के भी अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक होते हैं जहां किसी भी देश के बॉन्ड लिस्ट किए जाते हैं। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो भारत के डिपॉजिटरी के तरीके की एजेंसी जिसको हम यूरो क्लियर कहते हैं। यूरो क्लियर भारतीय बॉन्ड के को क्लियरिंग के लिए अपने शेड्यूल में शामिल करती है और उसके क्लियरिंग का सेटलमेंट देती है। इसे आसानी से समझें कि जैसे आप एक फॉरेन विदेशी निवेशक हैं, आपने भारत सरकार का बॉन्ड खरीदा तो उसे बेचने का, उसे खरीदने का, उसे सेटल करने की प्रक्रिया दुनिया में बनानी पड़ती है। उसके लिए यूरो क्लियर की मंजूरी की जरूरत होती है। मॉर्गन स्टैनली की कभी फ्रेश रिपोर्ट आई है जहां से ये सारी चीज समझ में आई कि कितना बड़ा शिफ्ट, ये कितना बड़ा परिवर्तन भारत के भीतर आने वाला। और जब आगे अगले चरण में चलेंगे इस चर्चा के तो हमें समझ में आएगा कि परिवर्तन दरअसल है कितना बड़ा। ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से भारत को जेपी मॉर्गन का जो जीबीआई इमर्जिंग मार्केट ग्लोबल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है और ब्लूमबर्ग का जो ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स है इसमें हिस्सेदारी मिलेगी। भारत से पहले भी पिछले 2-3 सालों में चाइना को यहां हिस्सेदारी मिल चुकी है। कुछ और देश पाइपलाइन में है। यानी दुनिया के प्रमुख देशों के अलावा जो प्रमुख ओपन मार्केट है, वित्तीय बाजार है, उनके अलावा जो नए एंट्रेंट्स हैं उनमें चाइना के बाद बड़े प्रवेश करने वाले लोगों में भारत होने वाला है। ये माना जा रहा है कि लगभग भारत पूरा का पूरा जो भारत का बॉन्ड बाजार है, सिद्धांत वो बहुत लंबे समय से इस सुधार का इंतजार कर रहा था। उसे लग रहा था कि भारत में अगर ये रिफॉर्म होगा तो हम बॉन्ड मार्केट को शेयर मार्केट की तरह उतना ही वाइब्रेंट और उतना ही मजबूत बना पाएंगे। सुधार हो भी गया अंशुमान जी, ये सुधार हो गया तो भारत का बॉन्ड मार्केट और भारत की इकोनॉमिक सिचुएशन में क्या परिवर्तन आएंगे? ये सबसे दिलचस्प बात है इस पूरे फैसले की कि ये विदेशी निवेश सरकार के कर्ज कार्यक्रम का हिस्सा बनेगा। ये वो विदेशी निवेश नहीं है जो किसी कंपनी में आ रहा है, ये वो विदेशी निवेश नहीं है जो किसी स्टॉक को खरीदा गया, आपका स्टॉक किसी एफआई ने खरीद लिया या एफपीआई ने खरीद लिया। ये पैसा सीधे सरकार के कर्ज कार्यक्रम में आएगा। और मान लीजिए सरकार की बोरोइंग होगी तो मान लीजिए हम अभी का आंकड़ा मानकर चले कि सरकार 12 लाख करोड़ की बोरोइंग इस साल कर रही है, अगले साल भी इतनी बोरोइंग करती है और इसमें करीब 15 से 10% या 15% का निवेश अगर बॉन्ड मार्केट विदेशी निवेशक करते हैं तो सरकार की कर्ज की जरूरत घरेलू बाजार में थोड़ी कम हो जाएगी। यानी एक तो सरकार चाहे तो अपना कर्ज का स्तर घटा सकती है जो बहुत अच्छा है भारत की सेहत के लिए और अगर सरकार अपना कर्ज का स्तर नहीं भी घटा सकती तो ये जो अतिरिक्त निवेश आएगा इससे वो बजट बढ़ा सकती है और बाकी चीजों में खर्च कर सकती है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, अभी सरकारें केवल भारत के ही जो बचत प्रक्रिया थी उसी से कर्ज लेकर अपना काम चला रही थी। इस प्रक्रिया के बाद जो विदेश की बचतें हैं, जो विदेश के फंड हैं वो आना शुरू होंगे। अगर सरकारें समझदार होंगी आने वाले समय की तो वो इसके बाद जरूरी निवेश बढ़ा सकती हैं और टैक्स कम कर सकती हैं क्योंकि उन्हें अब बाहर से कर्ज मिलेगा वो जिसकी जरूरत उन्हें भारत में पड़ रही थी वो कर्ज उन्हें बाहर से मिलने लगेगा। और दूसरी एक और चीज है कि वो चाहें तो अपने खर्च को संतुलित कर सकती हैं। दूसरी जो सबसे जरूरी चीज इसमें यह है कि भारतीय बाजार में ब्याज दरों को कम रखने के लिए सरकार के कर्ज कार्यक्रम का और रिजर्व बैंक की तरफ से जो इंटरवेंशन किया जाता है उसका बड़ा हिस्सा है। यह माना जा रहा है कि जब ये पूंजी आना शुरू हो जाएगी
तो इस पूंजी के आने से भारतीय बाजार में ब्याज दरों को कम रखने में मदद मिलेगी। और ये उस समय पर फैसला लिया जा रहा है जब पूरी दुनिया में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना है, और इसलिए बाजार बहुत एक्साइटेड है। इसलिए शेयर बाजार के और बॉन्ड बाजार के लोग बहुत उत्साहित हैं कि ये पूंजी जो आएगी है साल में करीब करीब 28 से 30 बिलियन डॉलर के आसपास 18 से 20 बिलियन डॉलर की पूंजी अगले साल आने की संभावना है जब ये शुरू हो जाएगा 2022 में। और अगले 10 सालों में ये बढ़ के कम से कम 190 अरब डॉलर पर पहुंच जाएगी। यानी विदेशी निवेशकों का हिस्सा जो भी 2% है बॉन्ड मार्केट में, ये 10 सालों में 9% के आसपास पहुंच जाएगा। ये पूंजी सरकार को बेहतर ढंग से खर्च करने के लिए मदद करेगी। दूसरी एक और चीज जो भारत की अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए बहुत मूल्यवान है सिद्धांत, वो ये है कि इस पूंजी के आने से रुपया स्थिर होगा। अभी तक हमारे पास विदेशी पूंजी आने के जो भी स्रोत थे, वो स्रोत या तो निर्यात के थे या वो भारत के शेयर बाजार में निवेश के लिए आते थे। बॉन्ड मार्केट का निवेश आमतौर पर लंबे समय के लिए होता है, और लंबे समय के लिए ली जानी पूंजी होती है 10 साल की 5 साल की, 8 साल की। ये पूंजी जब विदेशी मुद्रा भंडार में आएगी तो वो स्थिरता देगी। ये इसलिए आप देखेंगे कि ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल 2022 में फरवरी मार्च के आसपास शायद इसकी मंजूरी आ जाएगी, जब भारत के बॉन्ड्स वहां लिस्ट होंगे और ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी सरकार के सिद्धांत। उसके बाद आप रुपए में क्रमशः मजबूती आती देखेंगे, क्योंकि जैसे ही फ्लो शुरू हुआ वैसे वैसे रुपया मजबूत होता शुरू होगा। और अगला जो फायदा सबसे बड़ा यह है कि भारत का बॉन्ड बाजार अभी बहुत अविकसित है, अल्प विकसित है, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं है उसमें, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बहुत कम है। यह माना जा रहा है कि जब विदेशी निवेशकों को बॉन्ड में सीधे निवेश करने की छूट मिलेगी तो भारत की कंपनियों के बॉन्ड्स भी उठाएंगे, भारत के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी जाएंगे। और हमेशा बॉन्ड की बोरोइंग अर्थव्यवस्था के लिए बाकी लोगों के लिए बेहतर मानी जाती है शेयर बाजार की तुलना में। एक चीज जिसकी उम्मीद हम इसके बाद कर सकते हैं, जिस पर हम लगातार अर्थात में और पहले भी चर्चा करते हैं कि भारत की सॉवरिंग रेटिंग का क्या होगा। यह माना जा रहा है कि अगर ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में सफलता के साथ भारत को प्रवेश मिल गया अगले साल, तो भारत की साख अब थोड़ी बेहतर हो सकती है, जो भी जंक से एक लेवल ऊपर है। मूडीज से झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि भारत इन सारी तैयारियों के साथ जब ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होगा तो मूडीज पर दबाव होगा कि वो भारत की रेटिंग को इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग में थोड़ा ऊपर ले आए। अभी हम जंक से एक लेवल ऊपर हैं, क्योंकि जिन फैक्टर्स की जरूरत है वो सारे फैक्टर्स ऐसे होंगे कि शायद भारत की साख में बेहतरी होगी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। क्या दूसरा पहलू यह कि जो कार्वाइल कहते थे ना कि बॉन्ड बाजार जो सरकारों की हेकड़ी छुड़ा देता है, बॉन्ड विजिलेंस मतलब आपको बहुत सारे जतन करने होंगे। बहुत सारे जतन नहीं, सरकार को ट्रेडमिल पे दौड़ना होगा बॉन्ड मार्केट के लिए। जो सरकार फूल के भारी होती चली जा रही है, उसे क्या क्या करना होगा, इसकी चुनौतियां भी समझना जरूरी है। और क्यों ये कैलकुलेटेड ढंग से सरकार इस दिशा में जा रही है, सोच समझ के। क्योंकि बॉन्ड मार्केट को जो चीजें चाहिए, या बॉन्ड मार्केट को जिन चीजों पर, और अब तो विदेशी निवेशक देखेंगे पूरी दुनिया के किसी इंडेक्स में भारत का बॉन्ड अगर पे यील्ड बढ़ेगी या बॉन्ड की ट्रेडिंग में इश्यूज होंगे तो उसका असर भारतीय बाजार पर पड़ेगा। ये बॉन्ड मार्केट बहुत जबरदस्त वित्तीय अनुशासन मांगता है, और लापरवाही, सरकारों का कुप्रबंध, फालतू के खर्चे, इससे निवेशक इतनी तेजी से चिढ़ते हैं बॉन्ड मार्केट के कि वो बॉन्ड बेचना शुरू कर देते हैं। थोड़ा अगर हम इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो हमें ग्रीस और अर्जेंटीना के दारुण त्रासद किस्से बॉन्ड मार्केट के दिखाई देंगे जो दुनिया के इतिहास में, वित्तीय इतिहास में दर्ज हैं कि बॉन्ड मार्केट ने इन देशों को कैसे सबक दिया या कैसे बताया। इसलिए वित्त मंत्रालय के भीतर, रिजर्व बैंक के भीतर और स्टॉक मार्केट के भीतर यह माना जा रहा है सिद्धांत कि यह भारत की मौद्रिक नीति और भारत की राजकोषीय नीति के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, ये एक प्रस्थान बिंदु है। यहां से भारत की अर्थव्यवस्था में, ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में जाने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में कई बड़े गुणात्मक बदलाव होंगे, और वो गुणात्मक बदलाव सीधे हमारी जेब पर असर करेंगे। जो आप कहते हैं ना कि बॉन्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कठिन नहीं, अब आप ये पीछे की चीजें छोड़ जाइए, आप ये मान के चलिए कि भारत सरकार अपनी साख लेकर दुनिया के बाजार में उसका मूल्य लगाने जा रही है और उसके बदले पैसा लेने जा रही है। उससे हमारी आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? हमारी आपकी जिंदगी पर असर पड़ेगा कि बॉन्ड मार्केट की सबसे बड़ी दुश्मन है महंगाई।
इन्फ्लेशन, वो सिर्फ इन्फ्लेशन से डरता है। दुनिया में सारी बचते हैं, सारा रिटर्न सब कुछ महंगाई के आधार पर नियंत्रित होता है। इस पर हम लंबी चर्चाएं खर्चा पानी और अर्थात में कर चुके हैं कि महंगाई और बॉन्ड का रिश्ता क्या है मार्केट का। तो सबसे बड़ी चुनौती जो सरकार को होगी अगले साल से, जब भारत के बॉन्ड ट्रेड, भारत सरकार के बॉन्ड ट्रेडिंग के लिए जाएंगे, तो सरकार को महंगाई कंट्रोल करके रखनी होगी, थाम कर रखनी होगी। महंगाई का वो स्तर जो आरबीआई के लिए कंफर्टेबल है, यानी 4 से 6% के आसपास खुदरा महंगाई का स्तर, उसे कंट्रोल करके रखना होगा। महंगाई में हमारा जो सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है वो हमारे टैक्सेस हैं, जो टैक्सेस हमारे तेल को महंगा करते हैं और बाद में फाइनली वो हमारी बाकी महंगाई बढ़ाते हैं। भारत सरकार के और सारे टैक्सेस हैं जो बहुत सारी कमोडिटीज और रॉ मटेरियल को महंगा करते हैं, जो हमारे लिए महंगाई लेकर आते हैं। अगर महंगाई बढ़ी तो बॉन्ड मार्केट भड़कता है और ज्यादा ब्याज दरों की मांग करता है। तो अगर आप हम अपने नजरिए से देखें, हम अपने नजरिए से देखें, तो हमें तो यही चाहिए ना कि महंगाई कम रहे जी। और तो चलिए, हमारी बात मानकर सरकार नहीं कर रही है तो दुनिया के बॉन्ड इन्वेस्टर्स की बात मान के करेगी। ठीक, हम नहीं कह रहे हैं तो दुनिया में जो बॉन्ड विजिलेंस बैठे हुए हैं, टोक्यो, हांगकांग, लंदन, न्यूयॉर्क के बाजार में, वो कहेंगे तब आप महंगाई कम करोगे। तो महंगाई का नियंत्रण जो है वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, जो सरकार को बहुत चुनौतीपूर्ण ढंग पे ले जाएगा। महंगाई कम करने का तरीका एक, या तो आप उत्पादन बढ़ाइए या टैक्स कम करिए। तो टैक्स कम करने की संभावना बनती दिखाई दे रही है अगर महंगाई को कम करने की जरूरत है। दूसरी चीज ये कि एक और सवाल आप कुछ पूछना चाह रहे थे। नहीं, मैं यहाँ पे महंगाई पर बातचीत करना, आपकी बात आ गई तो मतलब जिस तरह से ब्रेंट की कीमत $80 प्रति बैरल पे हिट की हुई है अंशुमान, यूएस की बॉन्ड यील्ड बढ़ी हुई है। ब्रेंट के बारे में एसएनपी का प्रोजेक्शन था कि साहब ये जाएगा आपका लगभग 90 से ऊपर, $90 प्रति बैरल से ऊपर जाएगा ये इस साल के अंत तक। तो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आता हुआ तो दिख नहीं रहा है। उसके लिए टैक्स कम करना पड़ेगा। अभी हम दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाने वाले देश हैं। हालांकि ये जो तेजी है ये टाइम बीइंग के लिए है, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म एनर्जी क्राइसिस बनती दिखाई दे रही है और ये फ्यूचर मार्केट की तेजी है। कल ओपेक का जो आउटलुक आया था उसके हिसाब से दुनिया में तेल की मांग उसी स्तर पर रहने वाली है जिस स्तर पर 2019 में रहने वाली है। लेकिन यही तो, अगर आप महंगाई कम नहीं करेंगे तो ग्लोबल बॉन्ड मार्केट आपकी तरफ गुस्से की निगाह से देखना शुरू करेगा। तो यहां तो भारत में पेट्रोल डीजल की महंगाई क्रूड की महंगाई से नहीं निकलती है, क्रूड की महंगाई के ऊपर टैक्स की महंगाई से निकलती है। तो अब महंगाई का रेगुलेटर, इन्फ्लेशन पर कंट्रोल, हर तरीके की इन्फ्लेशन पर कंट्रोल, चाहे वो फूड इन्फ्लेशन हो या वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की इन्फ्लेशन हो या सर्विसेज की इन्फ्लेशन हो या फ्यूल की इन्फ्लेशन हो, चारों पांचों तरीके की महंगाई पर नियंत्रण करना सरकार की मजबूरी होगी। नहीं तो अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड निवेशक तीखे सवाल उठाएंगे और जिसका असर भारत की साख पर भी पड़ेगा। जी। दूसरी चीज ये कि भारत की सरकारें टैक्स के नियम बदलने के मामले में कुख्यात हैं और इतनी अनसर्टेनिटी है टैक्स नियमों को लेकर, हर साल कुछ नए नियम आ जाते हैं। ये काम भी बॉन्ड मार्केट को पसंद नहीं है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मार्केट है। तो इसलिए अब हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत के सरकार के बॉन्ड शामिल होते हैं तो कम से कम टैक्स के नियम प्रिडिक्टेबल तो रहेंगे। 5 साल 6 साल तक आप उनको छेड़ोगे नहीं, बदलोगे। सोच लीजिए, प्रैग्मेटिक हो जाइए, पर टैक्स पॉलिसी हमेशा प्रैग्मेटिक होती है, दूरदर्शी होती है। ऐसा नहीं कि आपने आज फैसला लिया और तीन हफ्ते बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक में उसको बदल के उसका एक दूसरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो ये जो टैक्स नियमों को रोज बच्चों की तरह, मतलब बालू पे घरौंदे की तरह बनाते और बिगाड़ते रहने वाली जो आदत है भारत के सरकारों की, जो वो हर बजट, हर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में करते हैं, वो बंद करनी होगी ताकि इन्वेस्टर्स को ये पता रहे कि भारत की टैक्स रिजीम कहां जाने वाली है। और घाटे पर नियंत्रण रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को तेज रखना होगा। बॉन्ड मार्केट तब खोला जा रहा है, बॉन्ड मार्केट में भारत उतरने की तैयारी तब कर रहा है जब भारतीय अर्थव्यवस्था में थोड़े रिकवरी के संकेत दिखाई देने लगे हैं। आने वाले समय में भारत सरकार जो विकास दर का वादा या जो विकास दर का आकलन पेश करेगी उस पर स्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक क्वार्टर में भी वो गिरी तो अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड बाजार या जहां पर जिन बॉन्ड इंडेक्स में भारत ट्रेड के सरकारी बॉन्ड ट्रेड हो रहे होंगे वहां पर गहरा रिएक्शन होगा। एक चीज इसमें जानना जरूरी है, सिद्धांत की शेयर बाजार के मिजाज की सरकार अनदेखी कर सकती है। हमने बहुत सारे भारत के वित्त मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों को बार बार कहते हुए सुना है कि मेरी रात की नींद शेयर बाजार की गिरावट से खराब नहीं होती। शेयर बाजार अपनी गति से चलता रहता है, वो सरकार उस
तेजी में सवारी कर लेती है उसके साथ और उसका श्रेय ले लेती है, गिरावट पर किनारे हट जाती है। शेयर बाजार आमतौर पर सरकारों की नींद तब तक खराब नहीं करते थे जब तक कि बहुत बड़ा कोई मेहम ना हो जाए, बहुत बड़ी क्राइसिस ना हो जाए, कोई स्कैम ना हो जाए। पर बॉन्ड बाजार ऐसा नहीं है। बॉन्ड बाजार सरकारों की जो सॉवरेन साख है, रेटिंग है, उसका पैमाना है। ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में जिन देशों के बॉन्ड ट्रेड होते हैं उनको देखकर लोग ये जानते हैं कि उस देश की अर्थव्यवस्था की साख कितनी है। और इसीलिए यहां बड़े बड़े देशों को लेने के देने पड़ जाते हैं। अभी हम इस चर्चा के अंत में, अभी आप ध्यान दें कि 2 हफ्ते पहले अमेरिका की कांग्रेस ने कर्ज बढ़ाने का और घाटा बढ़ाने का बिल पास किया जी। और वो बिल इसलिए पास किया कि अमेरिका की सरकार जो लगातार कर्ज लेती चली जा रही है वो डिफॉल्ट ना हो जाए, क्योंकि बॉन्ड मार्केट में या बाकी जगह इस बात की बेचैनी दिखाई देने लगी थी कि अमेरिका अपनी जो जैसे भारत में कर्ज की एक सालाना सीमा तय है, वो कर्ज की सीमा तक का कर्ज ले चुका है और उसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ा? ताकि बॉन्ड मार्केट को पता चलता रहे कि सरकार तैयार है और ज्यादा कर्ज लेने के लिए, डिफॉल्ट नहीं हो रही है। तो दरअसल अगर आप गौर से देखिए ना, तो बॉन्ड मार्केट भी वही मांगेगा हमसे जो हम लोग सरकार से मांगते हैं। हम क्या मांगते हैं सरकार से? हम सरकार से मांगते हैं महंगाई कम हो, महंगाई कम कर दीजिए, टैक्स कम कर दीजिए, इकोनॉमी की ग्रोथ को सपोर्ट करते रहिए, सरकारी खर्च को थोड़ा कम रखिए। इतनी बड़ी सरकार बनाकर और असंख्य मंत्रालय चलाने से हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। उसके बदले आप पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगा के सरकार बड़ी करते रहते हैं, ये कम कर दीजिए। बस फर्क इतना है कि हम लोगों को कुछ नहीं मिलता तो हम ठगे जाते हैं और मन महसूस के चुपचाप बैठ जाते हैं। पर अब जहां जा रहे हैं ना, जिस बाजार में, वो निवेशक माफ नहीं करते हैं, वो बॉन्ड निवेशक माफ नहीं करेंगे। लोगों को पर आप महंगाई का कितना भी बोझ लाद दीजिए वो चुप रहेंगे, पर वो निवेशक जिनसे आप कर्ज लेने जा रहे हैं वो आप सरकार के एक एक खाते और एक एक हिसाब पर गहरी निगाहें रखेंगे। और इसलिए ये किसी भी देश के लिए कसौटियों की कसौटी है। डिफरेंट जितने भी टेस्ट हैं उन टेस्ट का एक सबसे बड़ा मेगा टेस्ट है। और भारत सरकार चूंकि बहुत लापरवाह किस्म की फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, फिस्कल मैनेजमेंट के लिए कुख्यात है दुनिया में, वो अपने लिए कानून बना के बदल देती है। सरकार ने एफआरबीएम कानून बनाया खुद को उसमें बांधने के लिए और उसके बाद उसमें अमेंडमेंट करके अपने आप को रिलैक्स कर दिया। ये चीज चलने वाली नहीं है अगले साल के बाद। और अगर ये चीजें नहीं बदली तो शायद फिर भारत को बॉन्ड इंडेक्स में जगह भी नहीं मिलेगी। और अगर ये बदलती हैं तो इसका मुख्य रूप से फायदा हम सारे लोगों को, देश के बहुत सारे आम लोगों को मिलेगा जो इस तरीके की लापरवाह फिस्कल मैनेजमेंट से, या ये इस तरीके का फ्रैक्चर्ड फिस्कल मैनेजमेंट है जिसकी कीमत हम लोग चुका रहे हैं। अच्छा अंशुमान जी, कुछ वो भी है, सवाल भी हैं हमारे पिछले वाले एपिसोड पे, तो मैं वो सवाल खोल रहा हूँ आपसे पूछने के लिए। कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, समय कम है तो उन सवालों पर डिस्कशन करते चले। हमसे पूछ रहे हैं तुषार खन्ना जी, पूछ रहे हैं कि सर, डू यू थिंक आफ्टर शिफ्ट ऑफ बैड लोन्स टू बैड बैंक्स पीएसबी विल अगेन स्टार्ट रेकलेस लेंडिंग इन केस इन पॉइंट ऑफ मुद्रा लोन्स, और व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्वीडिश बैड बैंक्स मॉडल्स, Swedish bad model and our model? There's no guarantee that banks will not go for reckless lending, at least until they are under the government control. So this whole process has been designed in two ways. One, that create a bad bank and transfer all those toxic assets to a bad bank and then privatize them, so they will not be forced to follow government's loan mela mandate or government's loan mela verdict. This is what the whole design which is there on the table. हमें पता नहीं कि डिजाइन कितना इंप्लीमेंट होगा, लेकिन फिर भी सरकार 4-5 तो बैंक रखेगी, सरकारी 3-4 बैंक तो रखेगी, बड़े रखेगी, और उनसे कह दिया निर्मला सीतारमण ने कि 4-5 बैंक एसबीआई जैसे चाहिए अपने को। हाँ, तो चाहिए तो खैर मतलब मेगा बैंकिंग की बात हम पिछले 10 साल से सुन रहे हैं कि भारत में मेगा बैंक चाहिए, लेकिन सरकार अपने काम धाम के लिए 2-3 बड़े बैंक तो रखेगी और उनसे वो लेंडिंग कराएगी ही। लेकिन एक चीज इसके बाद आने की संभावना है, और ये पूरी प्रक्रिया हम पिछले 5-6 साल के कई सारे ऐसे फैसलों को जोड़कर देख सकते हैं कि हमने ये देखा कि इस साल और पिछले साल कोविड के दौरान बैंकों ने अपने हाथ बहुत रोके, सरकार ने उनको बहुत पुश किया, पर उन्होंने उतना कर्ज नहीं बांटा, उतने रेकलेसली नहीं बांटा। हाँ, मुद्रा लोन अपने आप में एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, क्योंकि वो सरकार की पूरी स्कीम इस तरीके की है। तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि बैंक वैसी रेकलेस लेंडिंग नहीं करेंगे और रेकलेस लेंडिंग करने के बाद दोबारा एनपीए क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर ये बैड बैंक को एनपीए
चले जाते हैं तो कम से कम उनकी बैलेंस शीट थोड़े समय के लिए साफ हो जाएंगी। स्वीडन का जो बैंक का मॉडल था वो पिछली मंदी से निकले हुए बैड लोन्स को लेकर था, और उसको उतने ही समय के लिए बनाया गया था जितने समय के मैंडेट के लिए वो कर्ज वसूल लेता था। और स्वीडन की इकोनॉमी उतनी कॉम्प्लिकेटेड है, उतनी कॉम्प्लेक्स बारोइंग वाली इकोनॉमी नहीं है। वही दुनिया का सबसे सफल मॉडल है बैड बैंक का, जहां पर करीब करीब 85 से 86% बैड डेट की या एनपीएस की रिकवरी हुई थी। यहाँ पे मेरे ख्याल से विकास जोशी का एक सवाल था, उस सवाल का भी जवाब मिल ही जाता है कि हाउ ओल्ड एनपीएस विल गो टू द बैड बैंक, विल फ्यूचर एनपीएस आल्सो गो टू द बैड बैंक periodically, कैन बैंक्स मिसयूज दिस? अब हाँ, ये भी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत दिलचस्प सवाल है। फ्यूचर लोन जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अभी बैड बैंक के मैंडेट से हमारे पास क्लैरिटी नहीं। अभी तो केवल 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ के लोन जो दिए गए हैं वो पिछले लोन का हिस्सा है। दूसरी चीज है कि सरकार ने बैड बैंक में कुछ टाइम लिमिट तय की है कि इतने समय में इन्हें रिजॉल्व करना पड़ेगा इस लोन की बारोइंग को। जहां दिक्कत है वो ये है कि बैंकों को चूंकि एक रिटर्न की गारंटी मिल रही है अपने डूबे हुए पैसे पे, जैसा मैंने पिछली बार अपनी चर्चा में कहा था हम लोगों ने कि तो डूबा हुआ पैसा है, बैंकों के लिए तो बोनस है, वो तो इसके लिए प्रोविजनिंग भी कर चुके हैं, अपने मुनाफे से पैसा भी लगा चुके हैं। तो यहां एक रिस्क ये है कि बैंक और बैड बैंक के बीच में अगर एसेट के प्राइस को लेकर कोई डील हो जाती है तो वो बैंक ज्यादा पैसा बैड बैंक से वसूलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी अगले कर्ज देने की जाने की संभावना का तो पता नहीं है, लेकिन हाँ फिलहाल हमें यह देखना होगा कि अगले 2-3 साल में पुराने कर्जों का कितना निस्तारण हो सकता है और कितना पैसा वापस आ सकता है। जो बॉटम लाइन है सिद्धांत, वो जो हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि हम बहुत सारी चीजों में ना भी जाएं, हम देखें कि सरकार एक तरह से 3 अलग अलग तरीके के साधन का इस्तेमाल कर रही है। एक इस्तेमाल कर रही है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का, दूसरा कर रही है आईबीसी का, और तीसरा कर रही है बैड बैंक का। ये सब कुल मिला के डूबे कर्ज का कितना परसेंट ला सकते हैं? 10%, 15%, 18%, 20% कितना ला सकते हैं? वही डेट रिकवरी के मामले में भारत के प्रयासों की सफलता का पैमाना होगा। ये भी ये पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी ये तो क्लियर नहीं है, और मेरे ख्याल से तरीका वही होगा जो जगजाहिर है कि बैड बैंक रिकवर कैसे करेगा लोन। बैड बैंक का, जैसे मैंने पिछली बार कहा कि सरकार को रिकवरी की उम्मीद ही नहीं है, 18% की रिकवरी की उम्मीद है। अगर आप बैड बैंक में 2 लाख करोड़ रुपए के लोन, सही वाला मामला है, हाँ भाई 2 लाख करोड़ रुपए के लोन के बदले आप गारंटी देख लीजिए 30,000 करोड़ रुपए की, तो वो तो उतनी गारंटी है जितनी है, उस गारंटी के बदले बाकी बॉन्ड दिए जाएंगे और बैंक अपनी कैपिटल से ही थोड़ा पैसा वापस कर देंगे। रिकवरी कैसे करेगा? जब बैंक रिकवर नहीं कर पाया तो बैड बैंक कैसे कर लेगा? रिकवरी कैसे करेगा? जब आईबीसी रिकवरी नहीं कर पाया, आईबीसी में 90%, 98% तक का हेयर कट लिया गया स्थान, तो फिर ये कैसे करेगा? ये नहीं पता। बैड बैंक के पास वो पैराफिनेलिया कहां से आएगा, वो उन एसेट्स को कैसे मार्केट ऑक्शन करेगा, वो एसेट्स जो मॉर्गेज एसेट्स हैं जिनके बदले वो लोन लिया गया था, या जो कंपनियां बंद हो चुकी हैं उनको कैसे लेगा? ये रिकवरी का प्रोसेस अभी इसमें स्पष्ट नहीं है। अभी तो केवल इतना पता है कि लोन यहां से वहां, इस स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। हाँ, एक और सवाल है अंशुमान जी इसी मुद्दे पे, और ये भी मेरे ख्याल से रोचक सवाल है। विल बैड बैंक ओनली कन्वर्ट द बैड लोन्स ऑफ द इक्विटी होल्डर्स व्हिच आर ओनली 16? व्हाट वुड हैपन टू द अदर बैंक्स बैड लोन्स व्हिच डू नॉट हैव इक्विटी इन इट? नहीं, दिस इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, बट ऐसा नहीं है। बाकी बैंकों के लोन भी शायद इसको दिए जाएंगे। अभी तो जो इक्विटी होल्डर बैंक्स हैं फर्स्ट फेज में उनके लोन दिए गए, और उसमें भी सोचा गया कि जो ज्यादा इक्विटी होल्डर मतलब जिन बैंकों को चलाने की जिम्मेदारी दी जा रही है, जिन बैंकों ने इसमें पैसा, बैड बैंक को बनाने में पैसा लगाया, जो इसके प्रमोटर और प्रवर्तक और मालिक हैं, तो उनके जरिए इसको बनवाया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि बाद में बाकी बैंकों के भी लोन इसको रिकवरी के लिए दिए जाएंगे। चलिए, तो सवाल जवाब का सेशन खत्म हो गया है, और अंशुमान जी अब बताएंगे कि उन्होंने क्या पढ़ा, क्या लिखा, क्या देखा। पढ़ने के लिए कई सारी चीजें चल रही थी। अभी तो कुछ एक महत्वपूर्ण अध्ययन जो चाइना के रियल एस्टेट मार्केट पे है, उसमें पिछले दिनों मैंने काफी कुछ चीजें जानने की कोशिश की, और हम लोग एक बार रियल एस्टेट पर अपने अर्थात में बात भी कर चुके हैं कि चाइना का रियलिटी बूम जिसके जरिए चीन की ग्रोथ हुई थी, उस पर हमने कई सारे अलग अलग लोगों के, और चीन में कुछ लोग और परिचित हैं, या लंदन में कुछ लोग परिचित हैं जो लोग इस पर करीब से काम कर रहे हैं, उनसे मिले हुए आंकड़ों और बाकी चीजों की पढ़ाई की। बाकी
पुस्तकों की दृष्टि से मैंने पिछले बार बताया था कि मैं वो किताब पढ़ रहा हूँ जो बुल रन्स की हिस्ट्री है। तो वो आधी किताब अब तक पहुंच गया हूं मैं, जो दुनिया में बड़ी बुल रन्स थी और वो कैसे बस्ट हुई हैं उनकी हिस्ट्री के ऊपर ये पढ़ाई मुख्य रूप से थी। देखना उखना कुछ हो पाया? नहीं, इस हफ्ते देखना बिल्कुल नहीं हो पाया, प्रवास पर था, लगातार ट्रैवल पर था, तो देखने का समय बहुत ज्यादा नहीं मिला। लेकिन हाँ, एक सीरीज हमने नेटफ्लिक्स पर देखी है जो 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 बैंक फ्रॉड्स को और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स को एक्सप्लेन करती है। अच्छा, छोटी सी सीरीज थी चलते चलते, तो वो मुझे समय मिला थोड़ा सा, वो 20-20 मिनट के एपिसोड थे, तो वो रात में कहीं देख लिए। लेकिन अभी फोकस ढंग से कोई बड़ी चीज देखने का समय नहीं मिल पाया। और पढ़ने लिखने में बता दें अंशुमान जी लोगों को? हाँ, बता दीजिए। बिल्कुल। 2 किताबें मतलब मैं पढ़ना शुरू किया है मैंने। एक किताब है मार्क टली की नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया, बहुत दिनों से मेरी लिस्ट में थी। मार्क टली बहुत पुराने पत्रकार हैं, बीबीसी के जर्नलिस्ट रहे, इंडिया में लंबे समय तक रहे वो। तो वो किताब बार बार लिस्ट में थी और वो बार बार मिस हो जाती थी, वो मैंने पढ़ना शुरू किया। और अंशुमान जी की किताब आ चुकी है, उस किताब का नाम है, हिंदी में उस किताब का नाम है उल्टी गिनती। और वो किताब मेरे पास आ चुकी है और मैंने उसको आज 29 तारीख है, मैंने 28 तारीख से पढ़ना शुरू किया है, कल रात से। मतलब कल दफ्तर से घर वर गए, रात में वो किताब पलटना शुरू की। तो कुछ चीजें पेंसिल वेंसिल मार्क करना, उससे ये सब कर करके पढ़ना। तो वो किताब है अंशुमान जी की आ चुकी है, अंग्रेजी में भी है ना अंशुमान जी? अंग्रेजी में अगले पखवाड़े में आ जाएगी। अगले पखवाड़े में अंग्रेजी वाली आ हाँ, जाएगी और हिंदी। अंग्रेजी की किताब का टाइटल है काउंटडाउन, और हिंदी की किताब का टाइटल है उल्टी उल्टी गिनती। उल्टी गिनती राजकमल हाँ, प्रकाशन ने का उपक्रम है, सार्थक करके। हाँ। तो वो वहां से प्रकाशित है। तो आपको पता है, अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। हाँ, और ये पिछले 1 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भी हुआ है जी जी। कोविड के बाद, और जो भारत की पुरानी फॉल्ट लाइंस हैं वो कैसे, आपके बहुत सारे सवाल जो अर्थात में आते हैं ना, बहुत सारे सवाल आते हैं जिनको हम यहाँ एड्रेस नहीं कर पाते हैं सिद्धांत, क्योंकि समय नहीं होता कि हम कितना टैक्स पे करते हैं, हमारे बेकारी का मतलब क्या क्या है, हमारे यहाँ छोटे होने की बुराई क्या है कि जो छोटा है वो कैसे, उन सारे सवालों को समझते हुए जो मूल बिंदु है जिस पर यह पुस्तक पिछले साल के बड़े यंत्रणापूर्ण समय की अवधि के दौरान काफी समस्याएं थी, तो इसमें यह लिखी गई कि जो मुख्य रूप है कि क्या भारत बूढ़ा होने से पहले अमीर हो पाएगा। जी 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 जी। इन भारत में एजिंग पहले आ जाएगी या भारत की एक बड़ी आबादी मध्य वर्ग में पहले पहुंच जाएगी, इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश है। और पूरी किताब में बहुत सारे पॉलिसी सजेशंस भी हैं जो आप पढ़ेंगे, और आप सबकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। आप लोग पढ़ें और बताएं कि जरूर जरूर जरूर। तो ये था इस हफ्ते का अर्थात। आप लोगों को कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा वीडियो कमेंट सेक्शन में, हम जानना चाहते हैं। सवाल वगैरह हो तो उन्हें भी पूछ डालिए, हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे उन सवालों के। अपना ख्याल रखिएगा और लर्न टॉप देखते रहिएगा। थैंक यू। धन्यवाद।